हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन को कंटिन्यू करते हुए बैंक ट्रांजैक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, अभी तक हम जर्नल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि जर्नल में ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करे जाते हैं, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होते हैं, उनके नेचर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, रूल अप्लाई कैसे करा जाता है, ये सब कुछ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करते हैं बैंक ट्रांजैक्शंस के। जो ट्रांजैक्शंस हम बैंक के साथ करते हैं उन्हें जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करें। ठीक है, बैंक के साथ ट्रांजैक्शन जैसे कि बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाना, कैश विड्रॉ करना, ठीक है, या बैंक द्वारा इंटरेस्ट देना या बैंक का इंटरेस्ट चार्ज करना, इस तरह की ट्रांजैक्शंस को जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, सबसे पहले जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि ये बैंक अकाउंट का नेचर क्या है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बैंक अकाउंट। ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। तो बैंक अकाउंट हमेशा एक पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, क्योंकि बैंक क्या करता है, जो ऑनर होता है, बिजनेसमैन होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि बैंक में अकाउंट कैसे ओपन होते हैं, राम्स अकाउंट, मोहन्स अकाउंट, सोहन्स अकाउंट, इस तरह बैंक में अकाउंट होते हैं जो कि ऑनर या बिजनेसमैन को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बैंक एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, ट्रांजैक्शन करने का तरीका वही रहेगा हमारा कि कोई भी जब एंट्री आती है उसमें कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होते हैं, फिर उनका नेचर आइडेंटिफाई करना, फिर उन पर रूल अप्लाई करना, तरीका हमारा वही रहेगा। ठीक है, हम कुछ ट्रांजैक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब हम बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं तो हमने यहाँ देखा कि एक तो कैश अकाउंट इफेक्ट कर रहा है और दूसरा बैंक अकाउंट। टू अकाउंट्स आर इफेक्टिंग, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। कैश हमें पता है एक रियल अकाउंट है और बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और पर्सनल का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। When we are depositing cash into bank, it means बैंक इज रिसीवर। बैंक क्या कर रहा है, कैश रिसीव कर रहा है, तो वो रिसीवर हुआ, और रिसीवर हमेशा क्या होता है, डेबिट। तो बैंक को हम करेंगे डेबिट। एंड कैश इज गोइंग फ्रॉम द बिजनेस, कैश बिजनेस से जाएगा, इट विल बी क्रेडिट। देन एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, एक और ट्रांजेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं हम, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। बैंक से कैश विड्रॉ करना। ऊपर वाला जो ट्रांजैक्शन था उसमें हमने कैश डिपॉजिट किया था, यहाँ हम कैश क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे बैंक से। तो जब कैश विड्रॉ करेंगे तो कैश विल कम इन द बिजनेस, कैश क्या होगा, बिजनेस के अंदर आएगा। एंड बैंक इज अ गिवर, बैंक क्या बन गया हमारे लिए, गिवर बन गया। तो उसके अकॉर्डिंग अपन इसका अगर रूल अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या ट्रांजेक्शन बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बिकॉज ऑफ कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, कैश आ रहा है एंड इट इज़ अ रियल अकाउंट, सो इट विल बी डेबिट, और बैंक गिवर है, इट विल बी क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर। कई बार क्या होता है कि जब किसी कस्टमर से हमें कैश रिसीव करना होता है या पेमेंट रिसीव करना होता है तो वो क्या करता है, कैश में पेमेंट ना करके हमें चेक से पेमेंट करता है। इट मीन्स वी आर गेटिंग ए चेक फ्रॉम द पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन से हम क्या कर रहे हैं, चेक रिसीव करते हैं। तो जब चेक रिसीव किया आपने तो वो कैश तो है नहीं हमारे लिए। तो यहाँ कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हुए, एक तो कस्टमर, द पर्सन हु इज गिविंग अस द चेक, और एक होता है चेक। हालांकि चेक को हम कैश से भी डिनोट कर सकते हैं, कैश भी बता सकते हैं इसको, लेकिन हमें यहाँ चेक को चेक ही बनना है। ठीक है, तो चेक हमारा एक रियल अकाउंट हुआ, कस्टमर पर्सनल अकाउंट है, एंड चेक इज कमिंग इन द बिजनेस, सो एंट्री विल बी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। बिकॉज ऑफ यू आर गेटिंग द चेक, चेक इज कमिंग इन द बिजनेस, चेक बिजनेस में आ रहा है, तो एंट्री बनेगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर कस्टमर्स अकाउंट। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जो चेक आपने रिसीव किया पर्टिकुलर कस्टमर से, आपने उसके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया कि चेक इन हैंड अकाउंट दिया टू कस्टमर। अब वो चेक हम क्या करेंगे, उसको कलेक्शन के लिए हम बैंक में डिपॉजिट करवा देंगे, ताकि बैंक से हम क्या करते हैं, उस बैंक क्या करेगा, उससे कैश कलेक्ट कर लेगा उसके अकाउंट से। ठीक है, तो वो चेक हम बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे, तो अगेन बैंक अकाउंट इज इफेक्टिंग, और बैंक एक पर्सनल अकाउंट होता है, और ये रिसीवर हुआ तो बैंक तो क्या होगा हमारे लिए, डेबिट,
चेक इज गोइंग फ्रॉम द बिजनेस, इट विल बी क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। ध्यान रखना, जब भी आप चेक रिसीव करते हो चेक इन हैंड अकाउंट विल बी डेबिट। जब भी चेक रिसीव करा जाएगा चेक इन हैंड को डेबिट करा जाएगा। ओके, नेक्स्ट, चेक रिसीव एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे। सेम ट्रांजेक्शन हम ले रहे हैं। ऊपर जो दो ट्रांजेक्शन हमने करी थी, एक तो हमने चेक रिसीव का किया था और अगला ट्रांजेक्शन चेक डिपॉजिट का किया था। अभी ये दोनों ट्रांजेक्शन एक ही दिन हो रहे हैं। सेम डे आपने चेक रिसीव किया और उसी दिन आपने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम दो एंट्री पास कर सकते हैं। पहली चेक रिसीव की, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, क्लियर है। सेकंड, चेक डिपॉजिट करवाने की, वो चेक आपने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो उसकी डिपॉजिट करवाने की एंट्री बैंक अकाउंट DR टू चेक इन हैंड अकाउंट। ये चीज़ तो हम क्लियर कर चुके। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम इन दो एंट्री की जगह एक एंट्री भी पास कर सकते हैं। इंस्टीड ऑफ पासिंग दीज टू एंट्री वी कैन पास ओनली ए सिंगल एंट्री। एक एंट्री भी पास कर सकते हैं। कैसे? देखो, आपने चेक रिसीव किया, आपने चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट करा, आपने डिपॉजिट किया तो आपने उस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अगर हम इन दोनों एंट्री को कंबाइंड करते हैं तो चेक इन हैंड डेबिट से चेक इन हैंड क्रेडिट कैंसिल हो जाता है, तो जो रिमेनिंग एंट्री बचती है आप उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो वो क्या बनेगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। ये देखो, तो ध्यान रखना, जब चेक रिसीव होता है और वो सेम डे आप बैंक में डिपॉजिट करते हो तो आप दो एंट्री पास करो, चेक रिसीव करने का और डिपॉजिट करने का, कोई गलत नहीं है। और अगर आप दो ना पास करके एक सिंगल एंट्री पास करना चाहते हो तो आप सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हो, बैंक अकाउंट DR टू कस्टमर। अगर आपने दोनों भी पास किए तो वो गलत नहीं है, दैट इज़ नॉट रॉन्ग, वो गलत नहीं होगा। और अगर आप सिंगल भी पास करते हो तो वो भी गलत नहीं है, आप कंबाइंड कर सकते हो उसको, ठीक है। नेक्स्ट, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर इन बैंक। हमें किसी कस्टमर से पेमेंट लेना है और वो कस्टमर क्या कर रहा है, हमारे अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट करवा रहा है, नॉट एन इश्यू, कोई इश्यू नहीं है। तो बैंक क्या हुआ, बैंक इज ए रिसीवर, क्योंकि बैंक में तो पैसा डिपॉजिट हो रहा है, तो बैंक रिसीवर हुआ तो वो तो डेबिट हो जाएगा हमारा। और कस्टमर जो डिपॉजिट करवा रहा है दैट पर्सन इज ए गिवर, वो क्या हुआ, गिवर, और गिवर को हम हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, ठीक है। जब भी कोई कस्टमर हमारे अकाउंट में डायरेक्टली कैश डिपॉजिट करवाता है तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर कस्टमर्स अकाउंट। नेक्स्ट, इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ ए चेक ए रिवर्स एंट्री इज टू बी पास्ड। अब एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, जब भी आप कोई चेक रिसीव करते हो तो आपने चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट करा, गुड, ठीक है। वो चेक आप बैंक में डिपॉजिट करवा देते हो, ठीक है। डिपॉजिट करवाने के बाद मान लो चेक डिसऑनर हो जाता है, उसका पेमेंट नहीं बन पाता है ड्यू डेट पर, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसऑनर बोलते हैं, ठीक है। और जब भी चेक डिसऑनर होता है हमेशा एक रिवर्स एंट्री पास कर देनी होती है। जो एंट्री आपने चेक रिसीव करते टाइम करी थी उसका जस्ट रिवर्स एंट्री आप पास करोगे तो वो डिसऑनर की एंट्री बन जाती है। डिसऑनर का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट, मीन्स ड्यू डेट पर उस चेक का पेमेंट नहीं बन पाया, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसऑनर बोलेंगे, ठीक है। और जब भी चेक डिसऑनर होगा आपको जो आपने एंट्री पास की थी उसकी जस्ट रिवर्स एंट्री आप क्या करोगे, पास कर दोगे। जैसे मान लो आपने राम से चेक रिसीव किया तो आपकी एंट्री थी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम, और जब मान लो वो चेक डिसऑनर हो गया तो आप रिवर्स एंट्री कर दो, राम्स अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। नेक्स्ट, पेमेंट मेड टू ए सप्लायर बाय चेक। अभी तक तो हम रिसिप्ट की बात कर रहे थे कि भाई जब चेक से पेमेंट रिसीव करते हैं तो कैसे एंट्री करते हैं। अब बात आती है पेमेंट की। तो पेमेंट मेड टू ए सप्लायर, किसी सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं हम, चेक से करेंगे, ठीक है। चेक से करेंगे मतलब पेमेंट कहाँ से जाएगा, बैंक से जाएगा। तो यहाँ ध्यान देना कि सप्लायर तो पर्सनल अकाउंट हो गया और पर्सनल का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो सप्लायर यहाँ रिसीव कर रहा है तो सप्लायर्स अकाउंट डेबिट, ओके। बैंक इज अ गिवर, क्योंकि चेक से पेमेंट करोगे तो पेमेंट कहाँ से होगा, बैंक से, और बैंक क्या बन गया, गिवर, तो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो सप्लायर्स अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट। यहाँ कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब आप चेक रिसीव करते हो तो आपको शो करना है चेक इन हैंड अकाउंट, जब आप चेक से पेमेंट करते हो तो आपको क्रेडिट करना है बैंक अकाउंट। ये आपको ध्यान रखना है, कल को आप यहाँ टू चेक इन हैंड करोगे तो गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है इस चीज़ का, जब भी पेमेंट चेक से करते हैं बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, यहाँ चेक इन हैंड को हम शो नहीं करेंगे। लेकिन जब चेक रिसीव करते हो आप, तब आपको चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक्सपेंसेस पेड बाय चेक। फिर पेमेंट चेक से हो रहा है तो बैंक अकाउंट तो क्रेडिट होना है हमारा, क्योंकि बैंक गिवर हो गया। और एक्सपेंसेस एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, एक्सपेंसेस को डेबिट करो, तो पर्टिकुलर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज का मतलब तो ड्राइंग हो गया। ठीक है, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहा है तो मतलब ड्राइंग, तो ड्राइंग रिसीवर हुआ, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, मतलब हम बैंक को इंटरेस्ट देंगे, तो ये इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। ठीक है, और एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं एज पर द नॉमिनल अकाउंट रूल। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। बैंक चार्ज करेगा तो हमारे बैंक अकाउंट से निकालेगा पैसा, तो गिवर हो गया वो क्रेडिट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अभी क्या कर रहा है बैंक, हमें इंटरेस्ट अलाउ कर रहा है, हमें इंटरेस्ट दे रहा है। हमारा कुछ पैसा डिपॉजिट करा हुआ था सेविंग अकाउंट में, वहाँ से हमें क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये हमारे लिए क्या हो गई, इनकम हो गई। वी आर गेटिंग इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक, तो बैंक जब इंटरेस्ट देगा तो वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, और इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। नेक्स्ट बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक। कई बार क्या करती है बैंक कुछ चार्जेस काटती है, जैसे बैंक चार्जेस हो गया, एसएमएस चार्जेस हो गया, इंटरनेट बैंकिंग चार्जेस हो गया, एटीएम चार्जेस हो गया, इस तरह के चार्जेस बैंक क्या करती है, चार्ज करती है, तो वो हमारे लिए क्या हो गए, एक्सपेंस हो गए। बैंक चार्जेस हमारे लिए क्या हो गए, एक्सपेंस, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, और वो भी हमारे बैंक अकाउंट से ही चार्ज करेगी, तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो जब भी बैंक के थ्रू पेमेंट होगा, आपको हमेशा बैंक अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है, जब आप बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं। लेकिन जब आप चेक रिसीव करते हो तो हमेशा चेक इन हैंड को क्या करना है, डेबिट करना है। क्लियर। अब इन्हीं एंट्रीज के बेसिस पे हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, पेड कैश इन टू बैंक फॉर ओपनिंग अकाउंट ₹25,000। आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया कैश 25,000 का। ठीक है, कैश इज गोइंग फ्रॉम द बिजनेस, कैश जा रहा है और बैंक रिसीवर हुआ, तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹25,000। ओके, नरेशन लिखना जरूरी होता है, जब भी आप कोई जर्नल एंट्री पास करते हो नरेशन इज वेरी कंपल्सरी। ठीक है, नेक्स्ट गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक। आपने गुड्स परचेज किया एंड पेमेंट मेड बाय चेक, चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो गुड्स जब हम परचेज करेंगे तो गुड्स अकाउंट इफेक्ट करेगा, तो गुड्स अकाउंट में, गुड्स रियल अकाउंट है तो डेबिट होगा। अब इसको कैसे प्रेजेंट करना है, तो इसके मैंने आपको बताए थे गुड्स के 4 अकाउंट, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा अकाउंट है, तो यहाँ क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि गुड्स परचेज्ड, तो परचेज अकाउंट डेबिट, पेमेंट मेड बाय चेक, तो जब भी आप चेक से पेमेंट करोगे बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन में आप मेंशन कर देंगे गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक। ओके, एक दो एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। गुड्स सोल्ड ₹40,000, 40,000 का गुड्स सोल्ड किया आपने, आउट ऑफ देम 30,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आपने गुड्स सोल्ड किया 40,000 का, उसमें से 30 आपने क्या किए, बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। क्लियर। अब इसको देखो, इसमें कितनी ट्रांजैक्शन है, पहले आपने गुड्स सोल्ड किया उसकी ट्रांजैक्शन है, उसके बाद आपने उसमें से कुछ अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करवा दी उसकी ट्रांजैक्शन है, तो 2 ट्रांजैक्शन इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो दोनों को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, देखो पहले आप गुड्स सोल्ड की एंट्री करोगे,
तो वेन एवर यू आर सेलिंग गुड्स, एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 40,000 का आपने गुड्स सोल्ड किया। जब आपने सेल से 40,000 रिसीव किया, उसमें जो 30 आप कहाँ डिपॉजिट करवा रहे हो? बैंक में। तो उसकी क्या एंट्री बनेगी? डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये दोनों एंट्री, हमारा आंसर आ गया, ये एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने 2 एंट्री पास कर दी, क्लियर हो गया। लेकिन इंस्टीड ऑफ पासिंग दिस 2 एंट्री, इनकी जगह हम एक सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हैं। ठीक है? कैसे? हमने गुड सोल्ड किया 40 का, 30 हमने डिपॉजिट करवा दिया बैंक में, तो हमारी कंबाइंड जो एंट्री बनती है वो क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 40। कैश हमारे पास 10,000 आया, 30 बैंक में डिपॉजिट करवाया, टोटल सेल्स हमने 40 का किया। तो या तो हम ये सिंगल एंट्री पास करें कंबाइंड, या ये दोनों एंट्री पास करें, दोनों सही है, आपको जो बेटर लगे आप कर सकते हो। ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि हम कंबाइंड पास करें, और अगर आप दोनों भी पास करते हो तो वो गलत नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। गुड्स परचेज रुपीज़ 1 लाख, 1 लाख का गुड्स परचेज किया, पेमेंट मेड बाय चेक रुपीज़ 60,000 एंड बाय कैश 40,000। टोटल गुड्स आप परचेज कर रहे हो 1 लाख का, 60 का आप चेक से पेमेंट कर रहे हो और 40 का कैश से। तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट करा? गुड्स, बाय चेक का मतलब बैंक, एंड कैश। 3 अकाउंट्स आर इफेक्टिंग, गुड्स, चेक एंड कैश। तो गुड्स परचेज कर रहे हो तो गुड्स इज कमिंग इन द बिजनेस, इट मीन्स इट इज़ अ रियल अकाउंट एंड इट विल बी डेबिटेड। तो परचेज अकाउंट डेबिट तो हमारा 1 लाख से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो परचेज अकाउंट डेबिट रुपीज़ 1 लाख। 60 का पेमेंट आप चेक से करते हो, तो जब भी आप चेक से पेमेंट करोगे तो बैंक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। जब भी चेक से पेमेंट करेंगे तो बैंक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्यों होगा? मैंने बताया था आपको कि बैंक यहाँ गिवर हो गया, कि पेमेंट बैंक से जाएगा, तो बैंक गिवर हो गया, और गिवर हो गया तो क्रेडिट कर देंगे। तो टू बैंक 60 एंड कैश इज ऑल्सो गोइंग फ्रॉम द बिजनेस टू कैश 40। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक 1 लाख, 40,000, 60,000। नरेशन में मेंशन कर देंगे हम कि गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक एंड कैश बोथ। ओके, एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं हम। गुड्स परचेज फ्रॉम रीचा, रीचा से गुड्स परचेज किया रुपीज़ 60,000। कितने का? 60 का गुड्स परचेज किया। 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। 5% का कैश डिस्काउंट मिलेगा, 10 का ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। 60% अमाउंट पेड बाय चेक इमीडिएटली। हमने टोटल गुड्स परचेज किया 60,000 का, उसमें से हम 60% का तो पेमेंट इमीडिएटली कर रहे हैं, बाकी का हमारे लिए क्रेडिट परचेज हो गया एक तरह से। ठीक है, तो पहले कैलकुलेशन समझेंगे इसकी बेटा। टोटल गुड्स आपने परचेज किया 60 का। जैसा कि हमने ट्रेड डिस्काउंट के बारे में पढ़ा था कि ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बुक्स में कभी रिकॉर्ड नहीं होता, ओनली अमाउंट रिड्यूस किया जाता है इसका। ठीक है, 10% हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, हमारा नेट परचेज कितना आया? 54,000 का नेट परचेज आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 60% अमाउंट आपने चेक से पेमेंट कर दिया, बाकी का क्रेडिट है आपके लिए, कोई बात नहीं। तो 60% तो आपका हो गया 32,400 और 40% आपका हो गया 21,600, जो कि रीचा के नाम से शो करेगा, बाकी का पेमेंट बैंक से करेंगे 32,400 का। यहाँ तक कैलकुलेशन समझ में है। फिर से दोबारा डिस्कस करते हैं कि टोटल गुड्स आपने परचेज किया 60 का, 10% का ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, तो हमारा जो नेट परचेज आया वो आया 54। अब 54 में से 60% का पेमेंट हो रहा है, तो 60% हो गया 32,400 रुपीज़, और 40% हुआ 21,600, वो रीचा के नाम से शो कर देंगे हम। ठीक है, अब अगले ने कंडीशन डाल दी कि आपको 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा। इट मीन्स अगर आप पेमेंट करते हो तो 5% का कैश डिस्काउंट मिलेगा, और सीधी सी बात है, जितना पेमेंट करोगे उतने पे डिस्काउंट मिलेगा। ये तो है नहीं कि पूरे जितना नेट परचेज हुआ उसी पर दे देगा अगला, नहीं, जितना पेमेंट आप कैश में करोगे उतने पर ही डिस्काउंट मिलेगा। तो आपने पेमेंट करा 32,400 रुपीज़ का। ठीक है, इस पर आपको 5% का कैश डिस्काउंट देना है, तो डिस्काउंट हमारा हुआ 1620।
और जो बाकी का अमाउंट है 30,780 ये हम पेमेंट करेंगे। ये कैलकुलेशन क्लियर? ठीक है, अब एंट्री पास करते हैं। एंट्री कैसे करेंगे? तो इसमें कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट किए? परचेज अकाउंट, गुड्स परचेज कर रहे हैं। रीचा का अकाउंट इफेक्ट कर रहा है, क्रेडिट में परचेज किया। बैंक अकाउंट इफेक्ट कर रहा है, पेमेंट कर रहे हैं। डिस्काउंट इफेक्ट करेगा क्योंकि हम डिस्काउंट ले रहे हैं, वी आर गेटिंग डिस्काउंट फ्रॉम रीचा। तो हमारी जो ट्रांजेक्शन बनेगी वो क्या बनेगी? नेट परचेज अकाउंट डेबिट 54,000 आफ्टर रिड्यूसिंग ट्रेड डिस्काउंट। टू बैंक 30,780, 30,780 का पेमेंट कर रहे हो। टू डिस्काउंट आपको 1620 का डिस्काउंट मिल रहा है। टू रीचा 21,600। ये डेबिट क्रेडिट कैसे हुआ ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पहले इनके अकाउंट्स के नेचर को आइडेंटिफाई करो, फिर उसके बाद रूल अप्लाई करो, इजीली हमें पता चल जाएगा डेबिट और क्रेडिट कैसे होगा। कैलकुलेशन क्लियरली समझ लेना। दोबारा देख लीजिए, 60 का गुड्स परचेज किया, 10% ट्रेड डिस्काउंट करते हैं, नेट परचेज हमारे पास 54 आया। 54 में 60% का पेमेंट हो रहा है और 40 का नहीं हो रहा, तो 40 को क्रेडिट में डाल दिया रीचा के नाम से और बाकी 60 हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया। अब इस 60 पर 5% का क्या मिलेगा अपने को? कैश डिस्काउंट, वो हमने सेपरेट कैलकुलेट किया। और फाइनली वी आर गेटिंग आवर एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट टू रीचा। ओके, एक और एग्जांपल जिसको हम समझते हैं। सोल्ड गुड्स टू सूर्या, लिस्टेड प्राइस ₹1 लाख, 1 लाख का गुड्स सोल्ड किया एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20% का ट्रेड डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं एंड 5% कैश डिस्काउंट इफ़, एक कंडीशन डाल दी है, इफ़ पेमेंट मेड विद इन 7 डेज। अगर सूर्या विद इन 7 डेज पेमेंट करता है ही विल गेट 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, 75% रिसीव्ड बाय चेक ऑन 23 जून। अब देखिए यहाँ पर कि जो पेमेंट उसने रिसीव करा वो 75% था और वो भी 23 जून को कर रहा है और हमारी ट्रांजैक्शन है 18 जून की। तो ट्रांजैक्शन समझिएगा पहले कि 18 जून को हमने एक ट्रांजैक्शन की, हमने सूर्या को गुड्स सोल्ड किया ₹1 लाख का, जिस पर 20% का ट्रेड डिस्काउंट हमने अलाउ किया और 5% का कैश डिस्काउंट इस कंडीशन पे अलाउ किया कि वो अगर पेमेंट विद इन 7 डेज करता है तो उसको डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज ही कांट अवेल द डिस्काउंट, उसको डिस्काउंट नहीं मिल सकता। ठीक है, तो यहाँ ट्रांजैक्शन हो गई 2 और उसने पेमेंट क्या किया? 23 जून को 75% पेमेंट कर दिया, यानी विद इन 7 डेज हो गया पेमेंट। तो यहाँ 2 ट्रांजैक्शन बन गई हमारे पास। एक तो बनी 18 जून की जिस दिन सेल किया हमने, एक बनेगी 23 जून की जिस दिन पेमेंट रिसीव करते हैं। 18 जून को गुड्स सेल ऑफ गुड्स की ट्रांजैक्शन बनेगी और 23 जून को पेमेंट रिसीव की ट्रांजैक्शन करेंगे कि इतना पैसा रिसीव करा। तो पहले बेसिक कैलकुलेशन देखते हैं हम इसकी। टोटल गुड्स आपने सोल्ड किया 1 लाख का, 20% का ट्रेड डिस्काउंट आप माइनस करोगे तो आपकी नेट सेल्स आएगी 80,000। 80,000 की सेल आपने 18 जून को की सूर्या को, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? सूर्याज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 80,000। अब उस दिन तो कोई पेमेंट आया नहीं हमारे पास, हम नॉर्मल एंट्री कर देंगे 18 जून को। क्या एंट्री होगी? सूर्याज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर। अब होता क्या है, 23 जून को हमें पेमेंट मिल रहा है, वो भी चेक से। ठीक है, 75%। क्लियर। तो कितना पेमेंट रिसीव कर रहे हैं? 75%। तो 80,000 का 75% 60,000 का पेमेंट हमें मिल रहा है। अब उस पर हम उसको 5% का डिस्काउंट दे सकते हैं क्योंकि उसने विद इन 7 डेज पेमेंट कर दिया। तो लेस कैश डिस्काउंट 3,000, 5% जो हुआ, तो हमारा नेट कैश का पेमेंट कितना आएगा? 57,000 का पेमेंट आएगा। ओके, तो कैलकुलेशन समझ में आया कि सबसे पहले 18 जून को सेल की ट्रांजैक्शन दिखा दी हमने। सेल की ट्रांजैक्शन दिखाने के बाद 75% उसका पेमेंट दिखाएंगे, उस पर हम 5% का कैश डिस्काउंट अलाउ करेंगे। ठीक है, अब एंट्री क्या बनेगी वो देखते हैं। हमने चेक रिसीव किया 23 जून को, तो 23 जून को एंट्री करेंगे हम। वी आर रिसीविंग चेक, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 57,000। डिस्काउंट उसको अलाउ किया, डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस हुआ 3,000 का जो था,
और टू सूर्याज अकाउंट 60,000। क्लियर? तो कैलकुलेशन एकदम अच्छे से करेंगे, ठीक है, और अच्छे से देखना है कि डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर ये डिस्काउंट 7 दिन के बाद होता तो नहीं मिलता, पेमेंट अगर 7 दिन के बाद करता तो डिस्काउंट नहीं मिलता। ओके, तो इन ट्रांजेक्शन को अच्छे से क्लियर करेंगे। आई होप यू विल क्लियर दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।